हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बायोलॉजी की ये क्लास देखने जा रहे हैं। ये जो नोट्स है ये खान सर का नोट्स है। तो इस वाले नोट्स को मैं फुल एक्सप्लेनेशन करूँगा स्टेप बाय वन स्टेप। जो आपका चैप्टर है इसमें ये आपका सेल है, फिर आपका स्केलेटन सिस्टम है, फिर ऐसे करके जितने भी आपके ये सारे यहाँ पे जो चैप्टर आते हैं उन सब का मैं पूरा एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पे लाऊँगा। ठीक है, ये आपके टोटल 16 चैप्टर है। तो वन बाय वन करके ये सारे चैप्टर मैं कवर करूँगा। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज कोशिका मतलब सेल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कुछ बायोलॉजी का सिंपल इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं। फर्स्ट जो है आपका ये है जीव विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये हमारे अरस्तू हैं। ठीक है, और जंतु विज्ञान के जनक कौन से हैं, ये भी हमारे अरस्तू हैं। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उन वो थियोफ्रेस्टस हैं। और जो कोशिका विज्ञान के जनक है जिनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है वो रॉबर्ट हुक है। अब इनको ऐसे याद रखें, जो कोशिका होती है, देखिए जो सेल होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। और अगर किसी छोटी चीज़ को हम लोग उठाते हैं तो उसके लिए हुक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उससे आप याद रखिए कि कोशिका की जो मतलब जो खोज हुई थी वो किसने की थी, जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इसीलिए इन्होंने फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका जो कोशिका है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या वर्गीकी का पिता कैसे कहते हैं, वो कहते हैं कैरोलस लीनियस को। ओके, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी में इन्होंने जो है जंतुओं को W.H. विटकर एक है साइंटिस्ट, उन्होंने जंतुओं को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं। ये देखिए आपका एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, ये बैक्टीरिया सेल है। तो इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तू हैं, ये आपको बता चुके हैं। जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। ओके, तो जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तू हैं हमारे। फिर देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, ये भी बता चुके हैं। जो सर्वप्रथम कोशिका की खोज हुई थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किंतु इन्होंने किसकी खोज की थी, डेड सेल की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जो इन्होंने एक्चुअली खोज की थी वो बेसिकली एक कॉर्क थी। कॉर्क से उन्होंने सेल निकाली थी, तो वो डेड सेल थी। ठीक है, और उसके बाद में जो मतलब ये जो खोज हुई थी, सर्वप्रथम जीव विज्ञान की खोज, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज जो की थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। अब इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो ये है कि देखिए जो ल्यू आ रहा है ना, ल्यू मतलब होता है लाइव, LIVE, लाइव। तो लाइव से याद रखिएगा कि जो जीवित कोशिका है वो उसकी खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। अब देखिए कोई भी कोशिका होती है, ठीक है, तो ये उस कोशिका का सेल मेम्ब्रेन होता है और कोशिका के अंदर एक गोल संरचना पाई जाती है। इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। तो जो उसके अंदर केंद्रक था उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसको याद करने की ट्रिक देखिए कैसे है। जैसे हम लोग कोई भी फ्रूट खाते हैं, जैसे एप्पल खाते हैं या फिर कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उसके अंदर देखिए जो सीड निकलता है वो ब्राउन कलर का होता है, जो उसका बीज होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो वहाँ से याद रखेंगे जो केंद्रक होता है वो भी तो बीच में होता है। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, एंड आगे हम लोग देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और शॉन ने
कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका। और इसको दिया, कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? स्लाइडेन एंड शॉन ने। ये सारे आपको साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग। मृत मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। तो जो डेड सेल होती हैं उनको क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी है? माइक्रोप्लाज्म। ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखो ये ध्यान देने वाली हैं। एक चीज़ है आपका पहली चीज़ है कि यहाँ पे है मृत कोशिका। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो माइक्रोप्लाज्म लगा देंगे। ठीक है। पूछे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो डायरेक्ट शुतुरमुर्ग का अंडा लगा देंगे। बट अगर ह्यूमन में पूछे, ठीक है, आपका अगर ह्यूमन में पूछता है तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है स्पर्म। ठीक है। स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है। स्पर्म ये होती है मानव की सबसे छोटी कोशिका। और जो सबसे बड़ी कोशिका किस में होती है वो, और ये होती किस में है? ये मेल में होती है। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी है? वो होती है अंडाणु। इसको बोलते हैं ओवा। ठीक है। ओवम, ओवम भी बोलते हैं, ओवम। और ये किस में होती है? फीमेल में। और जो सबसे लंबी कोशिका होती है, ये सब आप ध्यान रखिएगा, वो होती है तंत्रिका का तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ओके। तंत्र को जो है न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र जो माइंड में होती है, ये तंत्रिका तंत्र कहाँ होती है? हमारे दिमाग में होती हैं। तो ह्यूमन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे नॉर्मल पूछेगा तो आप ये बताएंगे, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और ह्यूमन में ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं किया जा सकता। इस कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं, उसमें एक आपका होता है सेंट्रोसोम। या अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो सेंट्रोसोम होता है वो बेसिकली क्या करता है? सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम बेसिकली होता है, वो कोशिका विभाजन करता है। जैसे जब हम लोगों को कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे सेंट्रोसोम आके नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और उसको घाव को फिल कर देता है। बट लेकिन जब हम लोगों के सर के अंदर चोट लग जाती है, क्योंकि इसीलिए सर का जो ऊपर का पार्ट है वो बहुत हार्ड है, बट सर के जब अंदर चोट लग जाती है तो वो हमारे कहाँ नर्वस सिस्टम में चोट लग जाती। और अगर तंत्रिका कोशिकाओं में चोट लग जाएगी तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और अगर सेंट्रोसोम पाया नहीं जाएगा तो नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा, मतलब वो इनहेल नहीं हो पाएंगी। इसी की वजह से देखते हैं कि जब सर में किसी के चोट लगती है तो वो फिर ठीक नहीं होती है इतनी जल्दी, वो परमानेंट हो जाती है फिर। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है या अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को सदा ठीक कर सकता है। अब देखिए सबसे जो जल्दी कोशिका विभाजन होता है वो लीवर में होता है, मतलब लीवर में जो सेंट्रोसोम है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो लीवर को, जैसे मान लीजिए लीवर है आपका, उसको अगर आप ये कट भी कर देंगे तब भी जो है ये क्या करेगा, ये फिर से अपने आप को डेवलप कर लेगा क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं कोशिका के अंग। तो सबसे पहले देखते हैं जीव द्रव्य। ओके। तो जीव द्रव्य आपको पता होगा, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ये है, ये जैसे हमारा एक कोशिका का स्ट्रक्चर है, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। तो एक अगर कोशिका होती है, एक सेकेंड, आप हम लोग जैसे यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये कोशिका है तो इसमें एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस ये होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली।
ठीक है? इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये वाला जो होता है इसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जीवद्रव्य बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? पुरकेनजी ने की थी कोशिका द्रव की खोज। और यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार मानते हैं। तो ये वाला आप ध्यान दीजिएगा, जीवन का आधार। तो अगर क्वेश्चन आए जीवन का आधार किसे मानते हैं, तो किसे कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म को। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल होता है या दो प्रकार का होता है, एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रिका द्रव। अब देखिए, फ्लूइड इसमें दो टाइप का होता है। एक तो जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन और आपका केंद्रक के बीच में भरा होता है, ठीक है, और दूसरा जो फ्लूइड होता है वो केंद्रक के अंदर भरा रहता है। तो ये दो प्रकार के होंगे, कोशिका द्रव जो कोशिका सेल मेम्ब्रेन और कोशिका के बीच में भरा रहेगा, और केंद्रिका द्रव को क्या होता है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है, ये पॉइंट है। फिर आगे हम लोग देखते हैं सेल वॉल। यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो ये देखिए, ये हमारे ये है एनिमल सेल, और ये है प्लांट सेल, और ये हम लोगों का है एनिमल सेल। अब देखिए, जो ये सेल वॉल है, यहाँ पे देखिए सेल वॉल प्रेजेंट है, बट इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनको, क्योंकि वो बाहर इन्वायरमेंट में रहते हैं, और जब इन्वायरमेंट में रहते हैं तो बहुत तेज कभी तूफान आता है, कभी बारिश आती है, कभी बाढ़ आती है। तो उन सबको प्रोटेक्ट होने के लिए क्या होता है, उनको ज़्यादा हार्डनेस चाहिए, मतलब उनको अपने शरीर को ज़्यादा कठोर बनाना पड़ेगा। तो ज़्यादा कठोर बनाने के लिए उनको जो है दो सेल चाहिए। एक हो गया सेल मेम्ब्रेन, एक हो गया सेल वॉल, और जो ये सेल वॉल होती है ये काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है। तो इसी वजह से पेड़ों में जो होता है वो सेल वॉल भी पाया जाता है, बट जो एनिमल सेल है उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यह सेलुलोज का अब जो देखो, जो हमारा सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? ये सेलुलोज का बना होता है, और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है, इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। अब देखिए, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति जो है कायरीन की बनी होती है। तो ये आपको याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन में क्या है? यह जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। मतलब अगर ये हम लोग यहाँ पे ले लें, ये हो गई हमारी प्लांट की कोशिका, और ये हो गई हमारी जंतु की कोशिका। तो इनका शेप भी याद रखेंगे। जंतु कोशिका का जो शेप होता है वो गोल होता है, और जो प्लांट कोशिका का शेप होता है वो चतुर्भुज के आकार का होता है, ठीक है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो दोनों में पाई जाएगी। कोशिका झिल्ली इसमें भी है, और इसके अंदर भी एक कोशिका झिल्ली रहती है, उसके ऊपर से ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ठीक है। इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है। तो ये वाला जो होती है सेल मेम्ब्रेन, वो अर्धपारगम्य होती है। मतलब जो बाहर से, जैसे मान लीजिए बाहर से ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब, या फिर ग्लूकोज, ये सब जो ला रहा है वो इसके अंदर जा सकें, और अंदर से जो ये ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बना रहा है या ग्लूकोज बना रहा है, वो कहाँ जा सके, वो बाहर जा सके। इसी की वजह से ये क्या होता है, अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम को सेमी परमिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। फिर हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। यहाँ ऑक्सीश्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन दो टाइप के श्वसन होते हैं, एक ऑक्सीश्वसन, एक अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और अनऑक्सीश्वसन उसको कहते हैं जो
ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। तो जो आपका कोशिका होती है, कोशिका उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होता है वो ऑक्सीश्वसन होता है, और एक एक जो है आपका जीवद्रव्य में भी ये जो बाहर फ्लूइड भरा रहता है, इसमें भी एक श्वसन होता है, इसमें भी श्वसन होता है, बट वो कैसा श्वसन होता है? वो अनॉक्सी श्वसन होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल चलती है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का आपको शेप बना के दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? इसके अंदर इस टाइप से एक संरचना होती है, ऐसे डबल डबल करके, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया में? सबसे पहले ऑक्सीजन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? सेकंड, दूसरा क्या हो गया? इसमें कौन सी साइकिल चलती है? क्रेब्स साइकिल। इसमें कौन सी साइकिल चलेगी? क्रेब्स साइकिल। और इस जब ये क्रेब्स साइकिल चलती है तो इससे 38 एटीपी बनते हैं। ये एटीपी बेसिकली होता है एनर्जी। 1 एटीपी 1 एटीपी इज इक्वल टू होता है 4.2 किलो कैलोरी, ये वैल्यू होती है। तो ये 38 एटीपी, और जो 38 एटीपी मिलके क्या करते हैं? एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और इससे इस वाले ग्लूकोज से क्या आती है? इस वाले ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है। तो ये बेसिकली इतना सारा सिस्टम जो होता है ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंदर होता है, ठीक है? तो कहाँ पे थे हम लोग? क्रेब्स साइकिल चलता है, इसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज बनते हैं। इसके फलस्वरूप क्रेब्स साइकिल चली, क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप एटीपी बने, एटीपी से ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज से हमें क्या मिली? एनर्जी मिली। इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस या शक्तिगृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें हैं उनको क्रिस्टी कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, जैसे ये जो कोशिका हमने बनाई, ठीक है, इसके अंदर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इस टाइप से एक संरचना होती है, ठीक है? ये मिक्स संरचना होती है इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आंतरिक कंकाल इसलिए कहते हैं कि जो कोशिका का जो स्ट्रक्चर है, या इसको जैसे हम लोगों की बॉडी में देखिए, हम लोगों के स्ट्रक्चर को कौन रोके रहता है? हमारी जो है जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्पाइनल कॉर्ड बता रहे हैं, जो ये बैकबोन है ये रोके रहती है, रीढ़ की हड्डी, ये हम लोगों के स्ट्रक्चर को रोके रहती है। ऐसे ही कोशिका में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, या इसको जो है अंतः प्रदत्त जालिका भी बोलते हैं, ये क्या होती है? कोशिका को रोके रहती है, ठीक है? यह दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो जैसे मान लीजिए ये है, इसके ये ऊपर सतह जो होती है वो स्मूथ है, और नीचे वाली रफ होती है, ठीक है? और जो रफ ये वाली जो स्मूथ सतह है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। तो जो स्मूथ वाली जो सरफेस होगी वो किसका निर्माण करेगी? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जो स्मूथ सरफेस होगी, स्मूथ सरफेस होगी, वो दो चीज़ों का निर्माण करेगी। एक होगा कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा क्या होगा? फैट, फैट या वसा, ठीक है? तो इन दोनों का निर्माण करेगी। बट जो रफ सरफेस है, जो रफ सरफेस है वो किसका निर्माण करती है? वो प्रोटीन का निर्माण करती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रोटीन। और इसमें क्या होता है? राइबोसोम। इसमें होता है राइबोसोम, जिसके थ्रू क्या करती है? ये प्रोटीन का निर्माण करती है। तो ये हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, और या इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। ऊपर वाली एक सरफेस रफ होती है, एक सरफेस स्मूथ होती है। जो रफ सरफेस होती है उस पे प्रोटीन जो प्रोटीन होता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ऊपर की सरफेस स्मूथ होती है, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का निर्माण करती है। राइबोसोम
अब हम लोग देखते हैं राइबोसोम यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यह दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब देखिए जो 70S राइबोसोम है, 70S, अब देखिए दो प्रकार की कोश यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हो गया। देखिए अगर प्रो लगा हो, प्रो मतलब हो गया पहले, ठीक है, प्रो हो गया पहले, और यूकैरियोटिक मतलब ऐसे याद रख सकते, यू यू यू, यू मतलब ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन जितने हैं वो सारे किस में आते हैं? ह्यूमन प्लस एनिमल दोनों, ठीक है, ह्यूमन प्लस एनिमल। तो ये किस में आते हैं? ये यूकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है, यू यू करके कहते हैं ना, तो ये यूकैरियोटिक में आते हैं। तो जो 70S वाला जो होता है राइबोसोम, वो पाया जाता है आपके प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं? प्रोकैरियोटिक में मतलब पुराने, पुराने मतलब समझ लीजिए जो आपके एक कोश की जीव होते हैं, या फिर जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे जो हो गए, ये सारे किस में आएंगे? ये सब प्रोकैरियोटिक में आएंगे। और यूकैरियोटिक में ह्यूमन और एनिमल आएंगे। तो जो 70S राइबोसोम होता है वो इसमें होता है। अब देखिए उनका शरीर छोटा होता है, ठीक है, जैसे विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, इनका शरीर छोटा होता है, तो इनको जो है राइबोसोम मतलब प्रोटीन कम चाहिए होगा। तो इनको कैसा 70S राइबोसोम, मतलब इनको 70S राइबोसोम चाहिए, मतलब कम राइबोसोम चाहिए 70S टाइप का। और हम लोगों का शरीर क्योंकि बड़ा होता है इसलिए हमको 80S राइबोसोम चाहिए होता है। तो ऐसे आप ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। एस इज इक्वल टू होता है सेडिमेंटल कोफिशिएंट, ओके। फिर हम देखते हैं गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी या गोल्गी आपरेटस। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता प्रदान करता है। अब देखिए जो दूसरा आया, पहले हम लोगों ने पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा माइट्रोकांडिया के बारे में, ठीक है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। अब देखिए ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपका माइट्रोकांडिया, यहाँ पे हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और यहाँ पे होता है मान लीजिए है गोल्जी बॉडी। अब देखिए माइट्रोकांडिया का मेन मतलब क्या है? माइक्रोकांडिया का मेन काम है ऊर्जा प्रदान करना, मतलब एनर्जी बनाना। अब माइट्रोकांडिया ने एनर्जी बना के दे दी, बट और इसने क्या किया? राइबोसोम यहाँ पे है ना, रफ सरफेस है यहाँ पे, रफ सरफेस ने क्या किया? यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम ने क्या किया? प्रोटीन बना के दे दिया। अब ये जो एनर्जी है, प्रोटीन है, इन सबको पूरी बॉडी में ले कौन जाएगा? हाँ, वो ले जाता है आपका कौन? गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये पूरी सेल में कोशिका सबसे जो है मतलब एनर्जी डिवाइड करता है। यातायात क्या काम करता है, मतलब ये इनसे एनर्जी ले लेगा, इनसे प्रोटीन ले लेगा, फिर जिस सेल को एनर्जी और प्रोटीन चाहिए होगी उस सेल को जाके ये एनर्जी और प्रोटीन दे देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रोसोम। देखिए ये वही सेंट्रोसोम है जो ऊपर बताया गया था कि जो ये नर्वस सिस्टम होता है इसमें सेंट्रोसोम कम होता है। इसी की वजह से नर्वस सिस्टम पे अगर चोट लग जाती है तो कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से ज़्यादा मतलब जो है वो कोशिका इनहेल नहीं कर पाती है। यह कोशिका विभाजन करता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, ठीक है, जिस कारण तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब हम लोगों के देखिए चोट लग जाती है तो अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि हम लोगों के अंदर क्या होता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। मतलब जो अदर कोशिकाएं होती हैं उनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, यहीं पे बना लीजिए सेंट्रोसोम, ठीक है। तो इनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो जहाँ जहाँ पर भी कोई चोट वोट लग जाएगी तो सेंट्रोसोम जाके नई कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोवेरी ने की थी, ये भी याद रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको फुल एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। फिर हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। अब देखिए लाइसोसोम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोशिका का। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर
जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये हो गए हम अपनी कोशिका, ठीक है? इसमें क्या हुआ, पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो गया गोल्गी बॉडी, तीसरा हो गया सेंट्रोसोम, ठीक है? और ये हो गया हमारा लाइसोसोम। और यहाँ पे क्या हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ सरफेस है, ठीक है? तो रफ सरफेस पे क्या बनेगा, प्रोटीन, रफ सरफेस पे प्रोटीन, और यहाँ पे स्मूथ सरफेस है तो क्या बनेगा, एनर्जी, ऊर्जा, मतलब कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और फैट का मतलब जो है पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स और फैट। एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी, गोल्गी बॉडी क्या करेगी, इन सबको पकड़ पकड़ के क्या करेगी, इन सबको एनर्जी, प्रोटीन, इन सबको पकड़ पकड़ के क्या करेगी, यातायात का काम करेगी। सेंट्रोसोम क्या करेगा, कोई भी चोट लग जाएगी तो वहाँ पे जाके कोशिका विभाजन कर देगी और नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। फिर हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम होता है, ये बेसिकली इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जो एंजाइम होता है, ये फ्लूइड आत्मघाती होता है। इसीलिए जो, ये पूरा पढ़ लेते पहले, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं कि जैसे मान लीजिए लाइसोसोम जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ फंक्शन या जो सेल है वो ख़राब हो रही है धीरे धीरे, और वो बॉडी को ख़राब कर रही है या फिर मतलब सड़ रही है, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, ये लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है और इसके अंदर एंजाइम भरा होता है जो जल अपघटक होता है, और ये एंजाइम उस पूरी कोशिका को ख़त्म कर देता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आरबीसी, ये इसकी खोज किसने की थी, डी डुबे ने की थी। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम जो होता है वो नहीं पाया जाता है, आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में पाया जाता है, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी का ये गलत लिखा है यहाँ, स्प्लीन होगा, स्प्लीन स्प्लीन बोलते हैं या प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। देखिए, अब जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड में ये वाला जो लाइसोसोम होता है ये नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो ब्लड होता है, ब्लड की जो सेल्स मर जाती हैं वो सीधे कहाँ जाती हैं, वो स्प्लीन में जाती हैं। जो खराब ब्लड होता है बॉडी का वो स्प्लीन में चला जाता है, इसीलिए इसको आरबीसी का क्या कहते हैं, कब्रगाह कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया लाइसोसोम। फिर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। अब देखिए, न्यूक्लियस भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सारी चीज़ें हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है? ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी बॉडी, ये लाइसोसोम, ये सेंट्रोसोम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हम लोगों ने बना लिया अपना बीचों बीच में न्यूक्लियस। हम लोग पढ़ते हैं, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। बताया था ना, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर का, ठीक है? जैसे कोई भी सेब खाते हैं या फिर हम लोग कोई भी ऐसा फ्रूट खाते हैं जिसके अंदर ब्राउन कलर का, तो उससे आप याद रख सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है? तो जो कोशिका को नियंत्रण करता है, नियंत्रण मतलब, अब देखिए कोशिका में बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है? जैसे ये इसको कोशिका को जो केंद्रक है इसको टीचर मान लीजिए, और ये सारे इसके स्टूडेंट हैं। अब ये जो टीचर है, मतलब जो ये न्यूक्लियस है, ये इन सबको कंट्रोल करता है कि तुम एनर्जी बनाओ, तुम लो एनर्जी, इसे इससे एनर्जी लो, हम इससे एंडोप्लाज्मिक से प्रोटीन लो, और जिसको जिसको चाहिए उसको उसको बांट दो। ये लाइसोसोम है, ये कहता है कि जो है जो जो देखना कि जो है जो शरारत कर रहा है या फिर जो है सही से काम नहीं कर रहा है, उसको जो है सही करो, और नहीं सही होता है तो उसको क्या करो, उस सेल को ख़त्म कर दो, ठीक है? और ये सेंट्रोसोम है, इसको बोलता है जहाँ पे चोट लग गई वहाँ पे ये इसको सजेशन वो सिग्नल देगा कि देखो वहाँ पे चोट लग गई है, चलो वहाँ जाओ और नई कोशिका का निर्माण करो जाके, ठीक है? ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइसोसोम सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस क्या करेगा, सेंट्रोसोम को सिग्नल देगा कि लाइसोसोम सही से काम नहीं कर रहे हैं, ये सेंट्रोसोम लाइसोसोम के पास आएगा, इसको ख़त्म कर देगा, इस पर छिड़क देगा पानी अपना, जो एंजाइम होता है, तो ये लाइसोसोम ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद में क्या होगा, सेंट्रोसोम फिर से नई कोशिका का निर्माण कर देगा। तो ये जो है, ये सारी प्रक्रिया को जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है।
वही है कि ये कोशिका को नियंत्रण करता है, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। तो न्यूक्लियस हमारे में क्या होता है? प्रोटीन। इसमें 80% प्रोटीन। अब देखिए ऐसे दिमाग लगा सकते हैं जो इतना सारा काम करता है, ठीक है, इतना सारा काम करता है मैनेजमेंट का, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी? वो प्रोटीन से आएगी, क्योंकि उसको दिमाग ज़्यादा चलाना है और ज़्यादा दिमाग चलाने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। इसलिए बोलते हैं ना बादाम खाओ, क्योंकि बादाम में प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा। इसी वजह से क्या कहते हैं, इसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। अब हम लोग देते हैं वैक्यूल्स। तो इसी में हम लोग बना लेते हैं वैक्यूल्स। ये हम लोगों ने बना लिया वैक्यूल्स। ठीक। वैक्यूल्स बेसिकली क्या होता है? जल को सिंचित करता है। जो जल को स्टोर करता है वो कौन करता है? वो वैक्यूल्स करता है। यह जंतुओं में छोटा होता है, किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। अब देखिए जो जंतुओं में वैक्यूल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अब देखिए जंतु हम लोग बड़े होते हैं या पेड़ बड़े होते हैं? पेड़ बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, पेड़ बहुत बड़े होते हैं और हम लोग उसके सामने बहुत छोटे होते हैं। तो हम लोगों को 4-5 लीटर पानी दिन भर में 3-4 लीटर पानी मिले तब भी काम चल जाता है। पेड़ जो एब्जॉर्व करते हैं वो 3-4 लीटर से बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो इसमें वैक्यूल्स है वो क्या होगा? बड़ा होगा। वो छोटा होगा एनिमल सेल में, ठीक है, वैक्यूल्स। और जो प्लांट सेल है उसमें क्या होगा? पानी ज़्यादा चाहिए, तो वैक्यूल्स भी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसलिए प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल्स क्या होता है? बड़ा होता है। या रसधानी जो होती है वो बड़ी होती है। अब हम लोग देखते हैं लवक, प्लास्टिक, प्लास्टिड। यह केवल पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। अब देखिए जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड, ये प्लास्टिड केवल जो है प्लांट कोशिकाओं में पाया जाता है। अब प्लास्टिड के पार्ट कौन कौन से थे देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक। अब देखिए हरित लवक का तो आप लोग अच्छे से यूज जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट का। ये बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण। जब पौधों का प्रकाश संश्लेषण जब पौधे करते हैं तो वो क्लोरोप्लास्ट की ही हेल्प से तो अपना फूड बनाते हैं। जो मतलब क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से, और जो सन से लाइट मिलती है उसकी उपस्थिति में वो लोग अपना फूड बनाते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है ये फूड को प्रिजर्व रखता है। और जो क्रोमोप्लास्ट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, देख लेते हैं आगे ही। क्लोरोप्लास्ट यह भोजन का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, पेड़ों में फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू निर्माण करेगा। पत्तियां तथा तना में पाया जाता है। अब देखिए जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें उसमें पाया जाता है। बट रेगिस्तान में अगर आप देखे होंगे तो रेगिस्तान में जैसे मान लो कैक्टस है, कैक्टस में तो पत्तियाँ होती ही नहीं है, उसमें तो कांटे होते हैं और तना होता है। तो तना लेकिन कैसा होता है? देखिए ग्रीन कलर का होता है। और तना जो ग्रीन कलर का होता है, तो जो कैक्टस है उसमें प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? उसमें प्रकाश संश्लेषण तने में ही होता है। तो फूड कहाँ बनेगा? तने में बनेगा। दूसरा हम लोग देते हैं अवर्णित लवक। अवर्णित लवक या इसको जो है बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। यह भोजन का संग्रह करता है। देखिए इसने फूड बनाया, इसने क्या किया? उस फूड को कलेक्ट कर लिया। अब तो यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। तो इसने जो पत्ती या तने ने फूड बनाया, वो फूड स्टोर कहाँ जाके होता है? जड़ में। जड़ में और फल में वो फूड जाके स्टोर हो जाता है। थर्ड हम लोग देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? यह रंग प्रदान करता है। तो जो भिन्न भिन्न जो है फलों के रंग आते हैं, ये वो प्रदान करता है। जैसे टमाटर और मिर्च में लाइकोपेज होता है। लाइकोपेज की वजह से टमाटर का लाल रंग होता है, मिर्च का हरा रंग होता है, ये होते हैं। तो ये प्लास्टिड किस में पाए जाएंगे? प्लास्टिड सिर्फ प्लांट कोशिकाओं में पाए जाएंगे। प्लास्टिड के 3 पार्ट होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट। ये भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू या प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? उस भोजन का संग्रह करता है। किस में करता है? जड़ में करता है, फल में करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? उस फल को कलर देता है। ऐसे याद रखिएगा, वो जो फल में भोजन संचित हुआ है उस फल को कलर कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखिए
गाजर में कौन सा कलर देता है? कैरोटीन। चुकंदर में बीटानोन। फलों का पीला रंग किसके वजह से होता है? ज़ैंथोफिल की वजह से। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं थोड़ा बहुत। तो प्रोकैरियोटिक होता है, ये अविकसित होती हैं। मैंने बताया था ना, प्रो मतलब समझ लीजिए पहले, ठीक है। अब जो पहले के हैं वो कैसे हैं? जो मान लीजिए आज से 50 साल पहले जन्म हुए थे, तो वो कैसे हैं? वो अविकसित हैं। मतलब हम लोगों ने जितना, जो नए लोगों जितना विकास कर लेते हैं उतना पुराने लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये हो गए अविकसित। जो प्रो है पहले के हैं वो अविकसित हैं, और जो यूकैरियोटिक हैं वो आज के हैं। मतलब यू मतलब हम लोग आज के हैं, तो हम लोग क्या हैं? विकसित हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं ट्रिक। तो यूकैरियोटिक कौन हो गए? पादप हो गए, जंतु हो गए। प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, एक ये डायग्राम है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये प्लांट सेल है, ठीक है। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, ये बैक्टीरिया सेल है। तीन हो गए। तो ये वाले, ये एनिमल और प्लांट सेल, सॉरी, यहाँ पे तो जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है और बैक्टीरिया सेल है। अब ये वाली जो एनिमल और प्लांट सेल है ये क्या होगी? ये यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। बैक्टीरिया सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक है। अब देखिए, बैक्टीरिया सेल जो होती है वो अविकसित होती है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया सेल जो होगी वो अविकसित होगी, तो उसके अंदर का जो न्यूक्लियस होगा वो भी अविकसित होगा। क्योंकि मेन कोशिका में क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। और सेल सेल वॉल होता है सेल में। अब देखिए, एक जैसे मान लीजिए हमने कोशिका बनाई है, ठीक है। ये कोशिका, और ये हमने प्लांट की कोशिका बनाई है, और ये हमने एक सेल की, ये हमने एक बनाई है प्रोकैरियोटिक की। इसको सिंगल सेल ही ले लीजिए। तो हम लोगों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लांट कोशिका में दोनों पाई जाती हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। और जो प्रोकैरियोटिक होती हैं उनमें भी सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, उसमें भी दोनों प्रेजेंट होती हैं। सेल वॉल, ये यहाँ पे देखिए सेल वॉल लिखा है, तो इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, और सेल मेम्ब्रेन भी, ये देखिए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को सेल वॉल भी बोलते हैं। तो दोनों प्रेजेंट होते हैं। और इनका, और जब हम लोग जो है यूकैरियोटिक मतलब आज के, तो हम लोग विकसित हैं, और ये लोग, ये पहले का है मतलब प्रोकैरियोटिक है, तो ये अविकसित होगा। तो इसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो अविकसित होता है। तो केंद्रक के जो बाहर की झिल्ली होती है वो इसमें नहीं पाई जाती है। तो ये चीज़ है। तो इसलिए इसका जो केंद्रक होता है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो जो इसका केंद्रक होता है वो कैसा होता है? इसका केंद्रक जो होता है वो अविकसित केंद्रक होता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं, प्रारंभिक मतलब पहले की कोशिका। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम 70S पाया जाता है। देखिए बताया था ना, पहले का है, ठीक है। और जो है ये अविकसित है। तो अगर अविकसित है तो इसको एनर्जी कम चाहिए होगी, तो इसमें राइबोसोम, तो इसको जो प्रोटीन क्या चाहिए होगा? प्रोटीन भी कम चाहिए होगा। क्योंकि जो आपके बैक्टीरिया या जो है आपका वायरस होता है ये छोटे भी होते हैं, इसी की वजह से छोटे होने पे इनको कम प्रोटीन चाहिए। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम छोटा पाया जाएगा, और हम लोग क्योंकि बड़े हैं तो हम लोगों को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। इसीलिए जो हम लोगों में जो राइबोसोम है वो क्या होगा? वो 80S टाइप का पाया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। शेष अंगों का अभाव होता है। यूकैरियोटिक ये पूरी तरह विकसित होते हैं। यही चीज़ बताई मैंने, एक्सप्लेन की। कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं विकसित कोशिका, क्योंकि इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। और इसको बोलते हैं अविकसित कोशिका, मतलब इसमें कोशिका के अंगों का अभाव होता है, बहुत सारे अंग नहीं पाए जाते हैं इसमें। इसमें राइबोसोम कितना पाया जाता है? 80S। किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में।
पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है, ये भी आपको बता चुके हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा भाग अंग कौन सा होता है? प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड के पार्ट पे जा चुके हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए कमेंट करके। प्लास्टिड के 3 पार्ट होते हैं, कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के थ्रू खाना बनाता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? उसको स्टोर करता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? जो फूड स्टोर होता है जाके फल में, उनको कलर देता है। इनका वैक्यूल्स राजधानी क्या होता है? बड़ा होता है। ये भी आपको बता चुके हैं कि जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, बहुत छोटा सा है, तो इसको बहुत कम पानी चाहिए होगा। ठीक है, हम लोगों की कोशिका क्या है? उससे बड़ी है, तो हम लोगों को थोड़ा इससे ज़्यादा पानी चाहिए। प्लांट कोशिका और बड़ी है, तो इसके वैक्यूल्स इसको और ज़्यादा पानी चाहिए, तो इसका वैक्यूल क्या होगा? और ज़्यादा बड़ा होगा। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल किसमें? अब देखिए यूकैरियोटिक में 2 लोग आते हैं, एक होते हैं ह्यूमन प्लस एनिमल, दोनों आते हैं। इसीलिए जो क्लोरोफिल होगा वो किस में पाया जाएगा? वो प्लांट में पाया जाएगा। हम लोगों में मतलब क्लोरोफिल हम में और एनिमल में नहीं पाया जाता है। ये हो गया प्लांट। ह्यूमन में मतलब हम लोग भी एक्चुअली एनिमल में ही आते हैं। तो ह्यूमन प्लस एनिमल मतलब जंतु, जंतु में दोनों लोग आते हैं, ह्यूमन प्लस एनिमल, और एक हो गया प्लांट। तो क्लोरोफिल जो होगा वो किस में पाया जाएगा? प्लांट कोशिका। अब प्लांट कोशिका भी एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ही आता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा भाग क्या होता है? केंद्रक। तो सबसे जंतु कोशिका कैसी होगी? गोल होगी। ये भी आपको बता चुके हैं। बिना कोशिका, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? अब बताइए, अगर किसी में क्या होगा? कोशिका भित्ति नहीं होगी, ठीक है, तो कोशिका में, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे अच्छे से पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम। अब देखिए क्रोमोसोम क्या होता है। मानव में 23 जोड़ी या 46 पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डियर ने की थी। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके निचली भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे के समान संरचना होती है, इसे अरान कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या होता है? ये जैसे आपका मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर एक धागे के जैसे ऐसे ऐसे धागे के समान एक संरचना पाई जाती है, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। ये मैं एनसीईआरटी का आपको बता रहा हूँ। तो धागे के समान जो संरचना पाई जाती है वो क्या होती है? क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम को जब आप जब आप इसी को पकड़ के आप खींच देंगे, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ के खींच दीजिए, तो स्प्रिंग को अगर खींच देंगे पकड़ के तो इस टाइप से हो जाएगी। ये होता है डीएनए, ठीक है, ये होता है डीएनए। अब डीएनए को भी पकड़ के खींच दीजिए तो वो हो जाता है जीन, ठीक है। तो जीन किस में होता है? डीएनए में। मतलब जीन को पकड़ के मतलब सिकोड़ देंगे तो वो डीएनए में चला जाएगा। डीएनए किस में होगा? क्रोमोसोम में होगा। क्रोमोसोम किस में होगा? केंद्रक में होगा, मतलब न्यूक्लियस में होगा। और न्यूक्लियस किस में होगा? सेल में होगा। तो ये सीरियल याद याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि जीन किस में होता है, उसमें एग्जाम्पल दे दिया डीएनए और कुछ आरएनए दे दी, डीएनए आरएनए या ऐसे दे दिया। तो जीन किस में होगा? डीएनए में हमेशा होता है। और डीएनए किस में होगा? क्रोमोसोम में, ठीक है। तो जीन डायरेक्ट किस में आ जाएगा? क्रोमोसोम में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मैं आगे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं, ये भी आपको बता चुके हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। अभी आपको बताया, जो धागे के समान संरचना होती है केंद्रक के अंदर, ये क्या होती है? ये हो गया क्रोमोसोम, ठीक है। और क्रोमोसोम को अगर इसको पकड़ के हम और खींच देंगे तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डीएनए। और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, इसी को पकड़ के हम और खींच दें तो ये सीधा सीधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीन, ठीक है। जीन जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। तो ये जो जीन होता है
तो बेसिकली ये जीन में क्या होता है, माता-पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन को आनुवंशिकता का आधार कहते हैं। तो आनुवंशिकता का आधार क्या होता है? जीन होता है। अब देखिए कोई भी बेबी जो होता है वो फॉर्म कैसे होता है? जैसे मान लीजिए जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है या जब बेबी बनता है तो मेल है, फीमेल है, इसमें भी 23 पेयर ऑफ आपके जो है हार्मोन वो सॉरी जीन होंगे, इसमें भी 23 पेयर होंगे मतलब 46। तो 44 तो सेम सेम रहते हैं दोनों के, 40 फिर इसके भी सेम रहते हैं, 44 इसके भी सेम रहते हैं। बस मेल में जो होता है वो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और फीमेल यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है, ये एक्स वाई नहीं, ये एक्स एक्स होगा। तो फीमेल में जो होता है वो एक्स एक्स होते हैं दो। तो मेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स वाई। फीमेल में होते हैं एक्स एक्स। तो देखिए जब जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ये फर्टिलाइजेशन वाले में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन होता है तो ये बेसिकली आपका एक जैसे ये होता है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और एक सूत्री विभाजन, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैसे इसमें जो जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है वो जनन कोशिकाओं में होता है, मतलब बच्चा बनने के समय। तो अर्धकोशी सूत्री मतलब 44 इसके ले लेगा, 44 इसे है, 44 इसे। तो अर्धकोश की मतलब इसका आधा लेगा, मतलब 22 इसके उठाएगा, 22 इनके उठाएगा। अब इसका भी आधा करेगा। अब इसका आधा मान लो इसने एक्स उठा लिया इधर से और इधर से इसने एक्स उठा लिया। अब देखिए अब कितने हो गए, 22 दूनी 44 प्लस एक्स एक्स, मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, लड़का हो गया लड़की, ये हो गई लड़की, ठीक। अब मान लीजिए अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसने 22 मेल के उठाए, 22 फीमेल के उठाए, और ये जो क्रोमोसोम उठाया ये इसने यहाँ से वाई उठा लिया मेल से, ठीक है, और फीमेल से क्या उठा लिया, फीमेल से एक्स उठा लिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लड़का, ठीक है। तो लड़का और लड़की का निर्धारण किसके गुणसूत्रों के आधार पे होता है, मेल के गुणसूत्रों के आधार पे होता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे जिनकी पुरानी सोच होती है वो फीमेल को दोषी मानते हैं लड़का या लड़की होने के लिए, जबकि ये पूरी तरह डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पे, कि मेल के क्रोमोसोम से डिपेंड करता है कि उसका वाई क्रोमोसोम उठाया है अर्धसूत्री विभाजन में या एक्स क्रोमोसोम उठाया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं हाँ जीवों को क्रोमोसोम। तो जीवाणु में देखिए कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक। अब देखिए क्योंकि जीवाणु क्या होता है, एक कोशिकी होता है। और जब एक कोशिकी होगा, जैसे मान लीजिए एक कोशिकी है जीवाणु, तो उसमें क्रोमोसोम भी कितने होंगे, एक ही क्रोमोसोम होगा। ऐसे आप लोग ये सब सारे क्रोमोसोम देख सकते हैं। मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, ठीक है, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में जो है 18 और 36, मानव में 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48। ओके। सर्वाधिक किसमें होते हैं, टेरिडोफाइटस, टेरिडोफाइटस, इसमें जो है सर्वाधिक क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं आपके। केंद्रक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डीएनए। डीएनए को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये तो आपको हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो डीएनए किसमें किसमें होता है, जैसे ये सेल हो गई, तो देखिए एक हो गया हमारा न्यूक्लियस, और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हो गया हमारा अब देखिए क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लांट कोशिकाओं में सिर्फ पाया जाता है। और ये माइट्रोकांडिया हम में भी होता है, प्लांट में भी होता है, ठीक है। तो जो केंद्रक होगा उसमें डीएनए हो सकता है, और एक माइट्रोकांडिया उसमें डीएनए हो सकता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए हो सकता है, जो किस में होगा, पेड़ों में होगा।
तो ये हम लोग देखते हैं। इस इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जो इसकी श्रृंखला होती है डीएनए की, इसको क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब देखिए डीएनए है, ठीक है, डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। फिर ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फाइट और शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ये एक्चुअली अगर आप याद रखना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे ये वाला स्ट्रक्चर याद करने की टीचर एग्ज़ाम में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचर एग्ज़ाम में इतना डीपली नहीं पूछेगा। तो आप बस इतना याद रख सकते हैं कि डीएनए के एक टर्म, जो डीएनए की जो एक टर्म होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। एक टर्म मतलब होता है, जैसे ये आपका जैसे डीएनए होता है ना, कुछ इसी टाइप का, ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके, ये आपका डीएनए होता है। तो जो एक फेरा होता है इसका, एक फेरे की लंबाई कितनी होती है? ये एक फेरा, ये इसको कहेंगे एक फेरा, इसकी लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल स्ट्रैंड। देखिए दो है ना, तो डबल स्ट्रैंड है। इसकी खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी। ये वाला याद रखिएगा आप कि डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने की थी। अब हम लोग देखते हैं आरएनए। तो आरएनए, इसकी संरचना क्या होती है? सिंगल स्ट्रैंड। अब देखिए डीएनए में क्या होता है? डबल। तो आरएनए में क्या होता है? सिंगल ही रहता है, ऐसे ऐसे। ये जो है आरएनए की संरचना होती है, इसमें डबल हेलिक्स संरचना नहीं होती, इसमें सिंगल ही होता है। तो सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। तो राइबोस शुगर किसमें पाया जाता है? आरएनए में। इसके नाइट्रोजन बेस में एडिनाइन, गुआनिन और साइटोसिन होता है, किंतु थायमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है। अब देखिए इसका एक स्ट्रक्चर बनता है AGTC, ऐसे बनता है, ठीक है। तो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये चीज़ जो होती है वो होती है किसमें? डीएनए में। ये इसका होता है, इसको बोलते हैं एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और और इसके गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये होता है डीएनए में। बस आरएनए में ये जो टी है ना, थायमिन, इसकी जगह पे क्या हो जाता है? यूरेसिल। तो ये कैसे हो जाएगा? ए डबल बॉन्ड यू, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये हो जाता है आरएनए में आपका। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बस थायमिन की जगह पे यूरेसिल हो जाता है। अब देखिए आरएनए जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, मतलब प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, mRNA, tRNA और rRNA। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग mRNA देखते हैं। तो mRNA क्या होता है? अमीनो एसिड की यह आवश्यक पहचान करता है, उन्हें एक क्रम में सजाता है। तो सबसे पहले जो mRNA क्या करेगा? वो अमीनो एसिड का, क्योंकि देखिए ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, तो एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए देखता है कहाँ कहाँ पर प्रोटीन है, पकड़ पकड़ के लाता है पूरी बॉडी से एमआरएनए। तो जो एमआरएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है, देखता है कि कहाँ पर प्रोटीन है, तो पकड़ पकड़ के सब जगह प्रोटीन ला के एक लाइन में उनको सजा देता है। फिर टीआरएनए, यह अमीनो एसिड का परिवहन राइबोसोम तक ले जाता है। अब मैसेंजर आरएनए ने जो पकड़ पकड़ के प्रोटीन को एक क्रम में लगाया, उन सबको पकड़ के राइबोसोम तक कौन घसीट के ले जाता है? राइबोसोम आपको याद है कहाँ होता है? ये सेल है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ सरफेस पे क्या होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। तो इसको प्रोटीन के लिए, और प्रोटीन किससे बनता है आपको पता होगा? बॉडी में अमीनो एसिड से, है ना। प्रोटीन किससे बनता है? जब फाइनल जो है अमीनो एसिड बनता है, ठीक है, पेप्टाइड से। पेप्टोन, पहले पेप्टोन बनता है, फिर पेप्टाइड बनता है, उसके बाद क्या होता है? पेप्टाइड फाइनल छोटी आंत में क्या होता है? अमीनो एसिड में टूट जाता है। तो वही अमीनो एसिड जब बन जाएगा
तो उसकी पहचान कौन कर लेगा? mRNA। और mRNA क्या करेगा? उसको पकड़ के अपने पास रखेगा, क्रम में लगा देगा। फिर tRNA उसके पास आएगा, ठीक है, वो tRNA क्या करेगा? उस अमीनो एसिड को पकड़ के ले जाएगा किसके पास? राइबोसोम के पास, कि लो भैया इसका जल्दी जल्दी प्रोटीन बना दो। तो जो अमीनो एसिड होगा उसको पकड़ के राइबोसोम क्या करेगा? उसका प्रोटीन निर्माण कर देगा। तो राइबोसोम जो क्या करेगा? यह प्रोटीन का निर्माण कर देगा। तो ये आप समझ गए होंगे mRNA, tRNA और RNA के का काम क्या होता है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ये भी ध्यान देंगे हम लोग, डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से पुनः डीएनए बना लेता है तो इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से प्रोटीन बनना क्या होता है? ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है? रेप्लिकेशन। तो ये सारे आप, ये यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया गया है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि रेप्लिकेशन क्या होगा? ये डीएनए से घूम के फिर से डीएनए बना ले, तो ये प्रोसेस रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बन जाए तो क्या होगा? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से पुनः डीएनए बन जाए तो क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। फिर आरएनए से प्रोटीन बन जाए तो क्या होगा? ट्रांसलेशन। ये सारी प्रोसेस का नाम याद रखिएगा आप लोग। फिर हम लोग देखते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका, एक कोशिका को टूटकर दो या अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर लेना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, तथा विभाजन के बाद बनने वाली कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोशिका होती है, वो टूट कर क्या होती है? वो दो कोशिकाओं में बट जाती है। तो इस कोशिका को जो जिसने बनाया है इसको क्या कहेंगे? मदर सेल। और इसको क्या कहेंगे? डॉटर सेल। जंतुओं में कोशिका विभाजन, हाँ, कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है ना, जैसे मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, और ये सेंट्रोसोम, यहाँ पे वैक्यूल्स, और ये हमारा क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब ऐसे ही आप ध्यान रखिएगा। तो जो सेंट्रोसोम है वो क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है, ठीक है। तो जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। तो ये जो सेंट्रोसोम है वो इसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्योंकि ये इसके पास दिमाग ज़्यादा है, मतलब इसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट करती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो जंतुओं में कोशिका विभाजन है वो सेंट्रोसोम करता है, और जो पादपों में कोशिका विभाजन है वो कौन करती है? सेल प्लेट करती है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। देखिए यही चीज़ हम लोग आगे भी मैं पहले बता चुका हूँ कैसे, मतलब बच्चे जो बनते हैं उनमें कौन-सा होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। 3 प्रकार का होता है देखिए कोशिका विभाजन। पहला होता है असूत्रीय विभाजन, एक होता है समसूत्रीय विभाजन, एक होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। तो जो असूत्रीय विभाजन होता है इसको कहते हैं मिटोसिस, एमिटोसिस, और फिर मिटोसिस, और फिर मियोसिस। अगर ऐसे नहीं याद होता है तो डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं, असूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय, अर्धसूत्रीय। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि होता क्या है ये। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके नोट्स आपको कैसे मिलेंगे ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग असूत्रीय विभाजन, इसको बोलते हैं एमिटोसिस। तो यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, जीव और प्रोकैरियोटिक में होता है। तो सबसे पहले देखिए असूत्रीय विभाजन जो किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में। अब प्रो मतलब होता है पहले, पहले मतलब पुराने। पुराने मतलब कैसे होंगे? अविकसित। देखिए अभी ऐसे ही आप लोग ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। तो प्रो मतलब पहले। अब पहले में प्रो में कौन आ जाएंगे? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इस टाइप से। फंगी वैसे जो है आपका, तो बैक्टीरिया और वायरस जो होता है वो एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया एक कोशिकीय होता है, फंगी होता है ये बहुकोशिकीय होता है, लेकिन ये सारे किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक में आएंगे, ठीक है। तो इनमें जो विभाजन होता है वो कैसा होगा? सब में असूत्रीय विभाजन। तो ऐसे याद कर लीजिए, जो प्रोकैरियोटिक होती हैं उनमें कैसा विभाजन होता है? असूत्रीय विभाजन, एमिटोसिस। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है और उसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और दो भागों में बट जाता है। कैसे होता है आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है जैसे मान लीजिए, ठीक है।
तो आप देखिए ये कैसे 2 कोशिकाओं में डिवाइड होता है। यहाँ से क्या होता है, जैसे मान लीजिए अमीबा में ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है? अब ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में धीरे-धीरे यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होके ये वाला पार्ट इससे फिर अटैच हो जाएगा, तो धीरे-धीरे ये क्या करेगा, ये अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा, ठीक है? और इस चीज़ को क्या बोलते हैं बताइए आप? इस चीज़ को बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक मतलब इसमें कोई सेक्सुअल पार्ट आपका इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं हो रहा है, ठीक है? इसीलिए इस जनन को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और ये कौन सा होता है, ये प्रोकैरियोटिक में होता है। तो इसके प्रकार ये मदर सेल हो गई, ये डॉटर सेल हो गई। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समसूत्री विभाजन। तो जो समसूत्री विभाजन होता है वो हम लोगों में होता है, मतलब जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। तो असूत्री विभाजन हो गया आपका प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में आपका कौन सा हो जाएगा, समसूत्री विभाजन। यह विभाजन सोमैटिक सेल्स में होता है, मतलब कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। जनन कोशिका ओवम या स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर जो होता है वो कायिक कोशिका का बना होता है। इसमें मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं। तो जो क्रोमोसोम है वो क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों के शरीर पे कोई चोट लग जाती है, तो न्यूक्लियस सेंट्रोसोम को आदेश देता है कि वहाँ पे चले जाओ और वहाँ पे कोशिका निर्माण करो जाके, ठीक है। तो सेंट्रोसोम आता है, ठीक है, सेंट्रोसोम आता है और एक कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है। और वो जो कोशिका होती है उसमें बाकी सारी कोशिकाओं के समान ही वो कोशिका होती है, ठीक है। क्योंकि कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका में राइबोसोम कोशिका में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। और आनुवांशिक जानकारी कहाँ होती है, डीएनए में होती है। तो उसको पता है कि कौन सी कोशिका बनानी है, प्लांट की बनानी है या ह्यूमन की बनानी है और कैसी कोशिका बनानी है। तो सेंट्रोसोम उसी कोशिका, वैसी ही कोशिका का सेम निर्माण कर देगा। फिर ये कोशिका क्या करेगी, ये दूसरी कोशिका को डेवलप करेगी, फिर ये तीसरी कोशिका को डेवलप करेगी। ऐसे-ऐसे जो हमारी चोट होती है, वहाँ पे धीरे-धीरे क्या होती है, न्यू स्किन आ जाती है। मतलब बहुत सारी सेल्स जो होती हैं, वो फिर से डेवलप हो जाती हैं। इसे कौन-सा विभाजन कहते हैं? इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएँ होती हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरफ़ेस। यह सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले में क्या होगा, डीएनए का निर्माण होता है और क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। फिर देखते हैं प्रोफ़ेज़। इसमें स्पाइनल फाइबर का निर्माण होता है, केंद्रक विभाजन हो जाता है। फिर तीसरी है मेटाफ़ेज़। इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है मेटाफ़ेज़। जो मेटाफ़ेज़ है ये मतलब सबसे महत्वपूर्ण है आपका। फिर एनाफ़ेज़, यह सबसे छोटी होता है। इसमें क्रोमोसोम कोशिका के ध्रुवों की ओर चलकर जाते हैं। फिर होता है टेलोफ़ेज़, यह अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है, कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। ओके। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट-फूट की भरपाई किससे होती है? समसूत्री विभाजन के द्वारा। अभी आपको बताया छिपकली और चूहे में समसूत्री विभाजन के मतलब जो समसूत्री विभाजन होता है वो दोबारा, और जो चूहे और छिपकली होते हैं वो भी जो जंतु होते हैं ना, तो जो चूहे और छिपकली होते हैं उनमें कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। इसीलिए जो छिपकली की पूँछ है उसमें जो है बहुत तेज़ी से समसूत्री विभाजन होके बहुत जल्दी से दूसरी पूँछ उनकी निकल आती है। ऐसे चूहे की पूँछ टूट जाती है तो वो भी बहुत जल्दी निकल आती है। फिर हम लोग देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, स्पर्म और ओवन में होता है। ये भी आपको बता चुके हैं हम कि जनन कोशिकाएँ कौन-सी हैं, स्पर्म होती है और ओवम होती है। अच्छा, ये शुरुआत में मैंने बताया था जो स्पर्म होती है वो मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है और जो ओवम होती है वो मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसको अंडाणु बोलते हैं, इसको शुक्राणु बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम, अब देखिए याद करने की ट्रिक क्या है कि जनन कोशिकाओं में निर्माण होता है। मैंने आपको बोला था कि हम लोगों में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ी, मतलब 46। और ये हो गया मेल का, ये हो गया फीमेल का।
ये याद रखने की बस ट्रिक है। अब इसमें क्या होते हैं, कितने कितने सेम बताए थे मैंने, 22, सॉरी 22 का बढ़ के हो जाएगा 44। 44 मैंने क्या बताया था, 44 क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। 44 प्लस टू अलग होते हैं, इसमें 44 प्लस टू अलग होते हैं। टू में कौन से होते हैं, इसमें एक्स वाई, इसमें एक्स एक्स। अब देखिए, अगर जनन कोशिकाओं में समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन की जगह समसूत्री विभाजन होता तो क्या करता कि जो बच्चा बनता उसमें समसूत्री विभाजन क्या करता, इसमें से भी सारे उठा लेता, इसमें से भी सारे उठा लेता। मतलब वो क्रोमोसोम टोटल कितने बनाता, 6 दूनी 12, 4 4 8 1 9। जो प्रोडक्ट बनता या जो बच्चा बनता उसमें 92 क्रोमोसोम हो जाते अगर ये अर्धसूत्री वो समसूत्री विभाजन के बिना। क्योंकि समसूत्री का फार्मूला ही होता है कि जो डॉटर सेल है उसमें उतने ही क्रोमोसोम होंगे जितनी मदर कोशिका में होंगे, ठीक है। तो इससे अगर कोई भी बच्चा बनेगा तो उसमें माता पिता के भी 23 जोड़ी आ जाएंगे, माता के भी 23 जोड़ी आ जाएंगे, तो उसमें 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। लेकिन 92 तो क्रोमोसोम ह्यूमन के होंगे नहीं, उस बच्चे के तो होंगे नहीं। तो इसीलिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री मतलब इसका आधा, 46 का आधा 23 इससे उठाएगा, 23 इससे उठाएगा, तब जाके जो बनेगा वो 46 बच्चे में बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इससे याद रख सकते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस में होता है, सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। मतलब बच्चा बनने के टाइम पे जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। तो ये क्रोमोसोम मतलब इससे आधा उठाया, आधा इससे उठाया, दोनों की संख्या घट के क्या हो गई, आधी हो गई। इसमें एक मात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है, ठीक है। ये भी आपको पूरा एक्सप्लेन समझा चुके हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, इसको प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यही जो हम आपको पीछे समझा चुके हैं वही चीज़ है लिखी। इसका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होती है। अब देखिए, बच्चा बनने में कितना टाइम लगता है, बच्चा बनने में सोचिए 9 महीने लगते हैं। और कोई अगर चोट आपको लग जाती है वो कितनी देर में सही हो जाती है, बहुत ज़्यादा, महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना, वो आपकी सही हो जाती है। मतलब वहाँ पे फिर से स्किन डेवलप हो जाती है। बट एक बच्चा डेवलप करने के लिए सोचिए 9 महीने लगते हैं, 9 मंथ लगते हैं। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वो क्या होगा, सबसे लेट होगा। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा विभाजन होता है बहुत सबसे देर में होता है, तो कौन सा होता है सबसे देर में विभाजन होता है, अर्धसूत्री। तो यही देखिए मैंने समझाया था, ये मेल के क्रोमोसोम है, फीमेल है। 44 जो होते हैं ये सेम होते हैं, मतलब इनको ऑटोसोम बोलते हैं, इनको एलोसोम बोलते हैं। दो जो होते हैं इनको एलोसोम बोलते हैं। तो ये एक्स वाई ये हम आपको पूरा समझा चुके हैं। फिर हम लोग देखते हैं सिंड्रोसोम। क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोसोम बोलते हैं। इसके कारण शरीर में असमान लक्षण उभर आते हैं। फिर टर्नल सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 45 हो जाती है, केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है, उनमें बांझपन देखा जाता है। तो ये जो टर्नल सिंड्रोम होता है इसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या घट के क्या हो जाती है, 45 हो जाती है। मतलब जो उनका एक एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है इसमें से एक खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जब खत्म हो जाएगा तो अर्धसूत्री विभाजन हो ही नहीं पाएगा, तो बच्चा बन ही नहीं पाएगा। फिर देखते हैं क्लीनेफेल्टन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 47 हो जाती है। इसमें यह केवल पुरुषों में पाया जाता है, इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। अब देखिए, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, इसमें क्या हुआ, महिला में एक कम हो रहा था, इसमें पुरुष में क्या हो गया, एक बढ़ गया। तो पुरुष नपुंसक नपुंसक कैसे होते हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से। महिलाएं बांझपन कैसे होती हैं, एक क्रोमोसोम घटने की वजह से। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टर्नल सिंड्रोम। इसके बाद बोलते हैं क्लीनेफेल्टन सिंड्रोम। फिर हम लोग देखते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घट के 47 हो जाती है, या मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है।
इसमें शरीर बेडौल हो जाता है, जीभ और होंठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मंदबुद्धि हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोग्लाइड कहते हैं। फिर पटाऊ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 47। यह मेल फीमेल दोनों में पाया जा हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि होता है और उसके ऊपर का होंठ होंठ कटा होता है। ठीक है, यह विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर बस आपका खत्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टिश्यू। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब देखिए, जो बहुत सारी सेल होती हैं वो मिलके निर्माण, सेल मतलब कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलके किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का। टिश्यू मतलब ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन का। ऑर्गन को कहते हैं अंग। ठीक है, और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो क्या निर्माण होता है? ऑर्गन सिस्टम का। ठीक है, और जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है तो किसका निर्माण होता है? शरीर का। शरीर का या बॉडी लिख सकते हैं आप। तो क्या होगा? पहले सेल बनेगा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर शरीर। जैसे मान लीजिए बहुत छोटी कोशिका है, उसने लीवर बनाया। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं हुई तो लीवर से फिर जो है सारे ऑर्गन जो होंगे इकट्ठा होंगे, वो इकट्ठा ऑर्गन होके क्या करेंगे? फिर बॉडी बना देंगे। तो समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, और जो ऊतक होगा इसमें क्या होंगी? सारी सेल समान होंगी। जैसे मान लीजिए सारी सेल मिलके आपका लीवर बना रही हैं, तो लीवर में जो सारी सेल होंगी वो समान होंगी ना। अगर लीवर कोई अंग बन रहा है तो उसमें टिश्यू बन रहे हैं और टिश्यू में सेल्स हैं, तो इसीलिए क्या होगा? उसमें जो सारे सेल्स होंगे वो एक समान होंगे, और सेल समान होंगे तो ऊतक जो बनेगा वो भी क्या होगा? समान होंगे टिश्यू। इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के जनक मालगिनी थे, मालगुनी को बोलते हैं। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिट्रेटा के संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। ऊतक चार प्रकार के होते हैं, देखिए, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक या उपकला ऊतक, या इसको एडिपोज बोलते हैं। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले देखते हैं संयोजी ऊतक। यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे अस्थि हो गया, रक्त हो गया, लसिका हो गया। तो संयोजी ऊतक, संयोजी से आप याद रख सकते हैं संयोज। संयोज मतलब क्या होता है? संयोग। संयोग मतलब होता है जो मिलना। ठीक है, तो शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम कौन से करते हैं? वो संयोजी ऊतक करते हैं। जैसे अस्थि। अस्थि क्या है? अस्थि देखिए बहुत सारी आपस में जुड़ी रहती है ना। पैर, पैर हमारा कमर से जुड़ा रहता है, फिर ऊपर का भाग, ऐसे करके मतलब पूरा शरीर डेवलप होता है। तो अस्थि क्या हो गया? आपका संयोजी ऊतक हो गया। रक्त भी आपका संयोजी ऊतक होता है। और रक्त संयोजी ऊतक कैसे होता है? रक्त का निर्माण कैसे होता है? रक्त का निर्माण कैसे होता है? रक्त में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और क्या होता है? प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारे, अब ये जो सारे अलग अलग चीज़ें हैं ये मिलके क्या बना रही हैं? ब्लड। तो ब्लड भी क्या हो गया? एक संयोजी ऊतक है। और ये भी आपके शरीर के सारे भाग में जाता है, मतलब शरीर के एक पार्ट को, जैसे पैर का, पैर में जो ब्लड है वही ब्लड किस में जा रहा है? ब्रेन में जा रहा है। ठीक है, ब्लड तो सेम ही है ना वही। तो ब्लड और पैर को, मतलब पैर को कंट्रोल किससे कर सकते हैं? ब्लड, माइंड से। तो इसलिए दो अंगों की क्या हो गया? आपस में जोड़ता है। और एक लसिका हो गई। अस्थियां तरल संवहन ऊतक की बनी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तरल संवहन ऊतक की बनी होती हैं। ऐसे है आपका रक्त भी पूछता है कि रक्त क्या है? तो रक्त भी आपका क्या है? संयोजी ऊतक है। चंद्रिका ऊतक, या इसका मस्तिष्क बना होता है या कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं किसमें होती हैं? मस्तिष्क में होती हैं। पेशी ऊतक, इसकी यह मांसपेशी का बना होता है या शरीर की रक्षा करता है। उपकला ऊतक, इससे त्वचा बनी होती है या वसा को संग्रहित करती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन चीज़ किससे बनी होती है।
ठीक है। पेशी ऊतक ये इसकी मांसपेशियाँ बनी होती हैं। उपकला ऊतक या एडिपोज ऊतक ये किस इससे इससे कौन बना होता है? इससे त्वचा बनी होती है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अब देखिए जो हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है, और वो फैट की लेयर धीरे-धीरे जब हम लोग एज घटती जाती है, तो वो जो फैट की लेयर है, वो धीरे-धीरे गलती जाती है। जिसकी वजह से अब जब हम लोगों की स्किन जो स्ट्रेच रहती है बेसिकली और स्मूथ रहती है, वो बेसिकली फिर फैट की वजह से रहती है। तो बुढ़ापे में ये फैट खत्म हो जाता है, इसकी वजह से चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो दोस्तों ये सेशन हम लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ये हम आपको बता दें। ये मेरा नंबर है 9807457457। आप इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बट सिर्फ मैसेज करिएगा, ठीक है, कॉल मत करिएगा, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, और मैं, ठीक है, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आज का देखने के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र का, आपका स्केलेटन सिस्टम। तो थैंक यू।